जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्कॉलर्स, आज हमने जो शुरू करना है टॉपिक वो है हिस्ट्री का, पाक स्टडी का। मैथ हमने कल 2 दिन की थी। आज हमारा जो पीरियड है या आज का दिन जो है मखसूस ये हिस्ट्री और पाक स्टडी के लिए है। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जिन लोगों ने मुझे आज सेंड की हैं एक्सरसाइज मैथ की, जो कि मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो वो मैं इंशाल्लाह शाम को चेक करूँगा, यानी कि रात को 10 बजे के बाद। तो फिर आपको उसका जो जवाब है ना वो इंशाल्लाह सेंड करता हूँ कि जिन लोगों को ठीक है और जिन लोगों को ठीक नहीं उनको इंशाल्लाह मैं ना हल करके सॉल्व करके बता दूँगा, ग्रुप में भी दे दूँगा। तो आज बहुत बिजी था इसलिए चेक नहीं कर सका। किसी का कोई सवाल है तो कर ले वरना हम स्टार्ट करते हैं। सर ये पाक स्टडी की कौन सी बुक होगी जो हम आज करेंगे? ये पाक स्टडी की ये आप कर लेंगे, जैसे फर्स्ट ईयर की बुक होती है, सेकेंड ईयर की, वहाँ से बीए लेवल की, यानी कि इंटर और बीए लेवल की अब हम स्टडी करने लगे हैं। तो ये ब्रीफली होगा, बहुत ही मुख्तसर होगा, यानी कि अहम अहम क्वेश्चन जो है सिर्फ जो इम्तिहान में आ सकते हैं या पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, उन्हीं में से आपको ये तैयारी करवानी है। इसका बेसिक मतलब मकसद ये है कि आपकी इम्तिहान की तैयारी हो जाए जनरल नॉलेज की, पाक स्टडी की, हिस्ट्री की। अगर हिस्ट्री या पाक स्टडी के रेलिवेंट कोई क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर सको। तो ये थारोली मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट होके हम पढ़ेंगे 1947 तक। लेकिन आज जो टॉपिक है हमारा वो हम जो है सर ने तो महज तुगलक डायनेस्टी तक दिया हुआ था, लेकिन कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो गया उतना कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले हिस्ट्री जो है पाकिस्तान की या इंडो पाक की, हिंदुस्तान की, जब पाकिस्तान सेपरेट नहीं हुआ था तो उस वक्त जो हिस्ट्री आ रही है पीछे से वो स्टार्ट होती है 712 से। 712 से मोहम्मद बिन कासिम से जो हमारी हिस्ट्री है इंडिया पाकिस्तान की या पाकिस्तान की, वो स्टार्ट हो रही है 712 से। मोहम्मद बिन कासिम जी, मोहम्मद बिन कासिम जो हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले जिसने अटैक किया, इन्वेडर, इंग्लिश में हम उसको इन्वेडर बोलते हैं, जिसने सबसे पहला हमला किया वो था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सिंध पर हमला किया। जो सिंध है मौजूदा पाकिस्तान के अंदर, इसका एक मुकाम है देबल। देबल चूंकि मुझे कहा गया है कि मैं ब्रीफली बहुत मुख्तसर आपको बताऊं, अगर मैं कह लें कि इख्तिसार से ना करूंगा तो ये बहुत एक लेक्चर ही इस पे ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मुझे शार्ट में बहुत करता हूँ कि मोहम्मद बिन कासिम का जो हमला था 712 में हुआ, कहाँ पे, मौजूदा कराची के करीब ही देबल का एक मुकाम था। अब देबल क्या था, ये एक साहिली इलाका था, साहिली इलाका जहाँ पे मुसलमान जो मुसाफिर थे उस वक्त जो सफ़र की सूरत थी वो बहरी जहाज या बहरी कश्तियों के जरिए होती थी। अराक से जितने भी मुसलमान ताजर थे वो सेलोन और मालदीव, सेलोन मीन श्रीलंका, और मालदीव तजारत करते थे। उनकी फैमिली जो थी वो वापस जा रही थी इराक में। तो रास्ते में जो बहरी डाकुओं ने उनको लूट लिया, और वो बहरी डाकू किसके अंडर थे, किसके कंट्रोल में थे, यानी कि उनकी सरहद जो थी वो किधर मौजूद थी, सिंध के अंदर। और सिंध का जो इलाका था राजा दाहिर उसका हुक्मरान था। सिंध का हुक्मरान
राजा दाहिर। ठीक हो गया जी। सिंध का हुक्मरान उस वक्त कौन था? राजा दाहिर था। और जो खलीफा वक्त था मुसलमानों का उस वक्त कौन था? ये चीजें याद रखने वाली हैं। ये एक सवाल आ सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर हमला किया तो उस वक्त मुसलमानों का खलीफा कौन था? तो उस वक्त जो खलीफा था वलीद बिन अब्दुल मालिक। खलीफा जो था वलीद बिन अब्दुल मलिक जो खलीफा थे। और इराक के गवर्नर, इराक, हज्जाज बिन यूसुफ। इराक के गवर्नर थे हज्जाज बिन यूसुफ। और मोहम्मद बिन कासिम जो था वो हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा भी था और दामाद भी था। ये भी चीज याद रखें। भतीजा और दामाद था हज्जाज बिन यूसुफ का। हज्जाज बिन यूसुफ ने मुसलमान औरत की पुकार पर राजा दाहिर को खत लिखा कि इन बहरी डाकुओं को, कजाकों को आप पकड़ें और उनको सजा दें और जितने भी कैदी हैं मुसलमान उनको वापस रवाना करें। लेकिन राजा दाहिर ने कहा कि ये मेरी सल्तनत में नहीं आते, मेरा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, आई एम सॉरी। तो जवाब में जो था हज्जाज को गुस्सा आया तो उसने फिर मोहम्मद बिन कासिम को भेजा 712 में। अब पहला अटैक, फर्स्ट अटैक इन सिंध या इन पाकिस्तान 712 में हुआ, मोहम्मद बिन कासिम ने किया और 12,000 का लश्कर दे के भेजा गया मोहम्मद बिन कासिम को। एक चीज और याद रखें कि राजा दाहिर के वालिद का क्या नाम था? पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, यह हुकूमत कौन करता था? उस वक्त की हुकूमत का क्या नाम था? ये लास्ट हिस्ट्री लेक्चर में ये क्वेश्चन आया था कि उसकी सल्तनत को, हुकूमत को क्या कहते थे। तो याद रखें, राजा दाहिर के वालिद का नाम राजा चच था। राजा चच, राजा चच था और ये ब्राह्मण हुकूमत थी, ब्राह्मण। राजा दाहिर के वालिद का नाम राजा चच था जिसने 40 साल सिंध पर हुकूमत की थी। और ये हमें कहाँ से पता चला ये सारे वाकयात का? ये एक बुक है जिसका नाम है चचनामा। किताब का नाम क्या है जी? किताब का नाम है चचनामा। किताब का नाम चचनामा है। ये सारे वाकयात हमें वहां से पता चले। और ये बुक किसने लिखी थी? ये CSS लेवल का क्वेश्चन है, PPSC लेवल का, कि हु रोट चचनामा, कि चचनामा किसने लिखी? तो अब्दुल हमीद कूफी ने। अब्दुल हमीद कूफी जो था, इसने अरबी जुबान में, अरबी लैंग्वेज में, अरेबिक में इसको लिखा था चचनामा। और ये एक मोतबर किताब है जो कि हमें बताती है सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के हमले की। और इसके बाद क्या हुआ जी? इसके बाद ये हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया और इस पर कब्जा कर लिया। और उसकी सल्तनत जो हुकूमत थी कहाँ तक आ गई? सिंध से लेकर मुल्तान तक। जो उसका लास्ट मुल्तान, इवन के बाद लोग कहते हैं दीपालपुर तक भी उसका इलाका था। सिंध से लेकर मुल्तान और दीपालपुर का इलाका भी शामिल था जहाँ मोहम्मद बिन कासिम की हुकूमत हुई। और कुछ अरसा हुकूमत करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया गया, क्योंकि जो खलीफा वक्त थे वो चेंज हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। वलीद बिन अब्दुल मलिक की जगह
सलमान बिन अब्दुल मलिक आ जाते हैं और वो वापस बुला लेते हैं मोहम्मद बिन कासिम को और वो उसको कैद करवा देते हैं, क्योंकि हज्जाज के साथ उसकी बनती नहीं दुश्मनी होती है, रकाबत होती है, जिससे बदला लेने के लिए मोहम्मद बिन कासिम और इस तरह जो कुछ मूसा बिन नसैर और कुतैबा बिन मुस्लिम 3 जर्नैल थे जो कि बड़े आला पाए के जर्नैल थे, और सलमान बिन अब्दुल मलिक ने सबको वापस बुला लिया और उनको मुख्तलिफ सजाएं दी, कैदोबंद की सोबतें दी। तो ये हमारा भी क्वेश्चन बनता है कि मोहम्मद बिन कासिम को किसने वापस बुलाया या किसने कैद करवाया। जी आपकी आवाज आ रही है, क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं? जी यहां तक क्लियर हो गया है सबको? जी जी सर आप एक दफा ये सारा समराइज कर दें, एक दफा रिपीट कर दें। असल में मैं अगर कर देता हूं, लेकिन काइंडली बात ये है कि 45 मिनट्स हैं और मुझे कहा गया कि आपने 3 डायनेस्टी पढ़ानी है। अगर यकीन करें मैं परेशान था कि इतना ज़्यादा मैं किस तरह पढ़ाऊंगा, टाइम बहुत शॉर्ट है। चलिए मैं दोबारा करवा देता हूँ कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया, कब किया? 712 में। ठीक है, 712 में हमला क्यों किया कि मुसलमान जो ताजर थे और उनकी जो औरतें थी, बच्चे थे, उनको अगवा कर दिया बहरी कजाकों ने, डाकुओं ने। तो उसका बदला लेने के लिए हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर हमला करने के लिए भेजा। सिंध पर हुकूमत थी राजा ताहिर की। राजा ताहिर के वालिद का नाम था राजा चच। और ये हमें सारी बातें कहाँ से पता चली? ये एक किताब है, एक बुक है जिसके राइटर का नाम, आथर का नाम जो है वो है अब्दुल हमीद कूफी, और उस किताब का नाम है चचनामा। यहाँ से हमें सारी बातों का पता चलता है हिस्ट्री का। और उस वक्त के खलीफा कौन थे जिसने रवाना किया मोहम्मद बिन कासिम को? अब्दुल वलीद बिन अब्दुल मलिक। और जो हज्जाज बिन यूसुफ थे वो क्या थे? वो थे इराक के गवर्नर। और एक चीज और ऐड कर लें कि मोहम्मद बिन कासिम उस वक्त फारस के गवर्नर थे, फारस के गवर्नर। फारस किसे कहते हैं तो बता सकता है? सर एक ये इलाका है जी। अब उस इलाके का क्या नाम है? ईरान। ईरान सर। बिल्कुल ईरान को फारिस कहते हैं, पुराना नाम उसका फारिस था। जैसे कि सैलोन पुराना नाम है श्रीलंका का, और मालदीव। इस तरह यहाँ पे तिजारत करते थे मुसलमान ताजिर। ले जी ये डिटेल आ गई। क्वेश्चन अगर बना इसमें से, इस टॉपिक में से, तो ये बनेगा जो मैंने आपको लिख दिए हैं। एम कि उस वक्त खलीफा कौन था मुसलमानों का, उस वक्त इराक का गवर्नर कौन था, फारस का गवर्नर कौन था, और मोहम्मद बिन कासिम की उम्र उस वक्त 17 साल थी। ये सीपा सलार बनकर आया, इसने राजा ताहिर को शिकस्त दी। राजा ताहिर के वालिद का क्या नाम था? राजा चच था। और चचनामा किसने लिखी? अब्दुल हमीद कूफी ने। और ये बुक किसमें लिखी गई? अरेबिक में। याद रखें ये क्वेश्चन आ चुका है CSS में भी, PCS में भी। किसने लिखी और कौन सी लैंग्वेज में लिखी? अरेबिक। लेकिन जी ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब मैं इसको रेस करने लगा हूं, आगे चलते हैं।
जी अगला हमारा जो टॉपिक है वो है सुल्तान महमूद गजनवी। सुल्तान महमूद गजनवी जनाब, ये हमारा अगला टॉपिक है जो कि पाक स्टडी या हमारी तारीख में मिलता है। सुल्तान महमूद गजनवी, गजनी एक इलाका है अफगानिस्तान के अंदर, और इसी वजह से उसको गजनवी कहा जाता है। सुल्तान महमूद गजनवी सुल्तान महमूद गजनवी के वालिद का नाम क्या था? जी पता है किसी को? सर सबतुद्दीन। जी सुबकत गैन जो था उनके वालिद का नाम था, और ये गजनी के बादशाह थे। ठीक हो गया जी। सर एक क्वेश्चन है। जी जी सर इसको हम सबकत गैर पढ़ेंगे या सबकत कीन पढ़ेंगे तलफ़्फ़ुज़ के लिहाज से? जी, ये इसमें प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा फर्क है। कुछ लोग इसको सुबकत गैन भी पढ़ लेते हैं, कुछ सबकत गैन भी पढ़ लेते हैं। ठीक सर। जी, ये बाज़ का पेश लगी होती है, बाज़ का पेश नहीं लगी होती बुक्स में, इसलिए ये मैटर नहीं करता, क्योंकि पेपर में आपको इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश में लिखा होगा क्वेश्चन। इसको सुबुक्तगीन भी पढ़ा जा सकते हैं जी तो एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर इसको सुबुक्तगीन भी पढ़ा जा सकता है? जी पढ़ा जा सकता है जी। मैंने कहा है इसकी प्रोनाउंसिएशन में मैं आपको एक और बताऊंगा कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, इसके भी नाम में ये कंफ्यूजन है कि बाद की बुक्स में इसको सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश लिखा हुआ है, और कुछ बुक में सुल्तान शमसुद्दीन अल-तुतमिश लिखा हुआ है, और दोनों वो कहते हैं जी ठीक है, ये दोनों नाम सही है। अच्छा जी, इनके वालिद का नाम मैंने बता दिया था, सबकत गैन हम पढ़ते हैं जी, सबकत गैन था। उसके बाद ये गजनी का इलाका कहाँ है? अफगानिस्तान के अंदर। गजनी कहाँ है जी? गजनी शहर है अफगानिस्तान का, और वहां के ये बादशाह थे, और उसका बेटा सुल्तान महमूद गजनवी। और याद रखें एक चीज, आपने शायद बहुत कम पढ़ी हो कि सुल्तान महमूद गजनवी दो भाई थे, एक महमूद गजनवी और एक इस्माइल। इसके भाई का नाम क्या था? इस्माइल। और इस्माइल और महमूद गजनवी दोनों में तख्त के लिए जंग भी हुई थी, और जिसमें जो महमूद गजनवी जो थे ये फातेह हुए, और इस तरह इक़्तिदार जो था वो महमूद गजनवी के पास चला गया। खैर ये बहुत अब हिस्ट्री लंबी है, अगर मैं इस चक्कर में पढ़ गया तो फिर वो टाइम वेस्ट होगा। आगे चलते हैं कि इसमें से सवाल क्या बनेगा, सवाल क्या बन सकता है? सवाल ये बन सकता है कि सुल्तान महमूद गजनवी कब तख्त नशीन हुआ? तख्त नशीनी कब हुई थी? 998 ईस्वी में। 998 ईस्वी में हिंदुस्तान पर पहला हमला कब किया? पहला हमला पूरे 1000 ईस्वी में हिंदुस्तान, यानी कि जो सूबा सरहद की केपीके की जो बाउंड्री लाइन है दर्रा खैबर के जरिए, उस पर पहला हमला किया था इसने। और इसने हिंदुस्तान पर कितने हमले किए? सत्रह हमले जी। सवाल आ सकता है कि हाउ मैनी टाइम्स महमूद गजनवी इन्वेडर या इन्वेड इंडिया पर कितने हमले किए? तो 17 टाइम्स, 17 मरतबा हिंदुस्तान पर महमूद गजनवी ने हमले किए जी। उसके बाद आ सकता है कि इसका जो हमला था, मशहूर हमला सोमनाथ का मंदिर,
सोमनाथ के मंदिर पर हमला इसने कब किया था? कोई बता सकता है? जी जल्दी बताया करें। नहीं पता? 1026 में, जनवरी 10 सोमनाथ पर हमला 1026 में किया। बाज बुक्स में 1025 भी लिखा हुआ है, 1025। और याद रखें कि 1025 कई बुक्स में लिखा हुआ है कि 1025 में, जबकि रियल जो है हमला, क्योंकि 1025 में ये अफगानिस्तान से चल पड़ा था अक्टूबर के अंदर, नवंबर के अंदर, और 3 माह का ये सफर करते हुए 4 माह में जनवरी में 1026 जनवरी चढ़ गया था। इसलिए अब जो राइटर हैं, जो तहकीकात हैं, जिन्होंने तहकीक की है, रिसर्चर हैं, उन्होंने कहा कि उनका हमला जो एग्जैक्ट 1026 में हुआ था। अब आपके पास ऑप्शन अगर आ जाता है 1024, 1026, 1027, तो आपने देखना है कि अगर 1026 है तो लगा दें। अगर वो 1026 नहीं देता, फॉर एग्जाम्पल 4 ऑप्शन है, 1025 दे देता है, 1024 देता है, 1027 देता है, तो फिर आपने 1025 पे लगा देना है। ऑप्शन देखें कि अगर 25 और 26 दो हों तो फिर 26 पे लगा दें। अगर वो 26 का जिक्र नहीं करता, 25 दे देता है, तो फिर 25 पे लगा दें, क्योंकि बाज बुक्स में 1025 लिखा हुआ है। लेकिन जो सही बुक्स हैं, अब जो मोस्टली मैंने पढ़ी है, 1026 जनवरी 1026 में सोमनाथ पर हमला किया था। अच्छा, इसके बाद इसने सोमनाथ पर हमला किया, और सोमनाथ कहाँ वाक़ है, कोई बता सकता है? सोमनाथ ये हम शुरू से पढ़ते आए हैं, तकरीबन 8 क्लास से, कि सोमनाथ पर हमला किया महमूद गजनी ने, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि वो किधर है, सोमनाथ कहाँ वाक़ था। बेसिकली ये गुजरात जो है, इंडिया के अंदर एक सूबा है गुजरात। गुजरात में जो साहिली इलाका है, कराची से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर पड़ता है, गुजरात काठियावाड़, वहाँ सोमनाथ का मंदिर था, जहाँ पे उनके जो देवता थे सोमनाथ, जिसको शिव भी कहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा बुत जो था वो मंदिर के अंदर नस्ब था। और उसमें 20 मन जो थी वो सिर्फ सोने की एक घंटी थी। जो घंटियां बजाने वाली होती हैं मंदिरों के अंदर हिंदुओं की, वो 20 मन की सोने की एक घंटी थी। और जब इसने हमला किया और इसको कहा गया हिंदू पंडितों की तरफ से कि आप बुद्ध को ना तोड़ें, आप सोना जेवरात हमसे ले लें जितना चाहें, तो इसने कहा था कि नहीं, मैं बुद्ध फरोश नहीं हूँ, मैं बुद्ध शिकन हूँ। तो इसने वो मंदिर वो बुद्ध तोड़ दिया। तो जो वो पंडित दे रहे थे इसको, पादरी यानी कि उनके ब्राह्मण, सोना जो उसको ऑफर कर रहे थे, जब इसने वो बुत को तोड़ा तो उसके अंदर से उससे तकरीबन 7 गुना ज्यादा सोना निकला। और 400 मन सोना जो था वो सुल्तान महमूद गजनवी अफगानिस्तान लेकर गया, गजनी लेकर गया। और 1200 मन चांदी, इस मंदिर से 1200 मन चांदी, 400 मन सोना वो वापस लेके गया। और रास्ते में जो भी मिलता गया उसको वो खैरात बांटता गया पूरे रास्ते। तो फिर भी वो ख़त्म नहीं हुआ था, पता नहीं कितने 100 ऊँट थे जिन पर वो लगा हुआ था। और इसने वफात कब पाई? 1030 में। इसमें सवाल आता है जो अहम है कि सोमनाथ पर हमला कब किया, इसके टोटल हमले कितने हैं, इसके बाद इसके वालिद का क्या नाम है, ये आ सकता है। और ये इसकी वफात कब हुई? 1030 में। एक 1030 में इसकी वफात होगी। और इसका आखिरी हमला कब हुआ हिंदुस्तान पर? 1027 में, याद रखें।
जी यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब इसके एक क्वेश्चन सॉरी रह गया है, वो भी मैं आपको करवा दूं कि ये इल्मो अदब का बड़ा चाहने वाला था, इसको बड़ा शगफ था, अदब से लगाव था, शेर व शायरी से, ये उलमा का कदरदान भी था। और याद रखिए कि जो मौरख और जियोग्राफर था एक, जिसका नाम था अल बैरूनी, वो इसके साथ हिंदुस्तान आया था। अल बैरूनी जी नीचे नजर आ रहा है यहाँ। जी सर आ रहा है। चले जी मैं ऊपर लिख देता हूँ। अल बैरूनी महमूद गजनवी के साथ हिंदुस्तान आया और इसने एक बुक लिखी थी, उसका नाम क्या है भला, तू बताएगा? जी किताबुल हिंद, जी बिल्कुल ठीक है, किताबुल हिंद। ये पेपर में क्वेश्चन काफी दफा आ चुका है कि अल बैरूनी ने कौन सी किताब लिखी, तो किताबुल हिंद उसकी बुक का नाम है, या किताबुल हिंद वाज रिटन बाय, ऑप्शन दे देते हैं तो उसमें ऑप्शन आएगा अल बैरूनी। अल बैरूनी ने किताबुल हिंद लिखी। और इसके जो दरबारी शोरा कराम थे, वो क्या था उनका नाम? फरदौसी, दकीकी, अंसरी, कुतुबी। ये इसके जो शोरा इकराम थे, जो कोई फारसी में शायर थे, अदीब थे, अदब से लगाव रखते थे, ये इसके जो थे दरबारी थे, दरबार से वाबस्ता थे। फरदौसी ने एक बुक लिखी थी, आपको उस बुक का नाम याद है? जी कोई बता सकता है? शाहनामा फरदौसी। शाहनामा फरदौसी, बिल्कुल ठीक हो गया जी। शाहनामा जो किताब है वो फरदौसी ने लिखी थी। ये भी सवाल आ सकता है कि हु रोड शाहनामा, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए फिरदौसी। फिरदौसी ने शाहनामा इस्लाम या शाहनामा फिरदौसी लिखी थी। नहीं जी, ये हमारा टॉपिक क्लोज हुआ सुल्तान महमूद गजनवी का। अब हम आगे चलते हैं। सर आपने लास्ट में बुक का जिक्र किया है, कौन सी बुक थी? किताबुल हिंद। नहीं, किताबुल हिंद की वो तो आपने तो रूबी का बताया था। शाहनामा, शाहनामा फिरदौसी ने लिखी थी। हाँ जी। जी सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी। जी अब हमारा जो तीसरा जो है अहम टॉपिक वो है सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी। और ये गौर एक इलाका है, गौर जो कि काबुल और कंदहार के दरमियान है। काबुल और कंदहार के दरमियान पहाड़ी इलाका अफगानिस्तान के अंदर, इसलिए जो ये गौरी कहलाते थे उस इलाके की निस्बत की वजह से सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इसमें इसका जो क्वेश्चन बनता है इसका ये बनेगा कि इसने हिंदुस्तान पर पहला हमला कब किया? हिंदुस्तान पर पहला हमला 1075 में जी, 1075 में इसने पहला हमला किया मुल्तान पर। जी ये भी लिख ले बेशक।
क्योंकि उस वक्त मुल्तान हिंदुस्तान का इलाका था, उसके अंदर एक सूबा था, इसने पहला हमला किया। अब इसका जो सबसे मशहूर क्वेश्चन आता है कि तराइन की फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वाज फॉट बिटवीन, कि पहली जो तराइन की जंग थी वो किन किन के दरमियान लड़ी गई? तराइन की पहली जंग जो है ये कब हुई थी भला? 1191 में। 1100 उस वक्त दिल्ली का बादशाह या हुक्मरान कौन था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो कि राजपूत राजा था और ये हुकूमत करता था दिल्ली और इसके गिरदोनवा के अंदर। तो मोहम्मद गौरी ने, शहाबुद्दीन गौरी ने पहली जो जंग थी वो तराइन के मुकाम, तराइन एक जगह का नाम है, ये भी याद रखें, तराइन एक जगह का नाम है। और 1191 में 1191 में पहली लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने शहाबुद्दीन गौरी को शिकस्त दे दी थी और शहाबुद्दीन गौरी मरते मरते बचा था और इसका एक गुलाम इसको घोड़े पे बिठा के ले गया, मैदान जंग से बगाल लेके गया। तो फिर जो शहाबुद्दीन गौरी ने बड़ी बेइज्जती महसूस की और इसने कहा था कि मैं अब नरम बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। तो 1 साल तक ये सोया नहीं था, नरम बिस्तर नीचे सोता था जमीन पर। तो इसने बदला लेने के लिए तराइन की जो दूसरी जंग थी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, वो कब हुई? 1192 में। 1 साल के बाद ठीक ये 1,20,000 का लश्कर लेके पृथ्वीराज चौहान के साथ दोबारा तराइन के मुकाम पे ही जंग लड़ता है और कामयाब होता है जी। ये जो जंग थी ये कामयाब थी और ये शिकस्त थी इसकी, ये चीज याद रखनी। अब 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान को इसने मार दिया, कत्ल कर दिया और इस पर कब्जा कर लिया दिल्ली पर, किसने? शहाबुद्दीन गौरी ने। और इस तरह बाकायदा मुसलमानों का दिल्ली पर पहली दफा कब्जा हुआ 1192 में। और इसके जो 2 और बल्कि 3 मेन जो थे सिपा सलार थे, इसके गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबिक को इसने लाहौर और दिल्ली में अपना नायब सल्तनत बना दिया और ये वापस चला गया। और बख्तियार खिलजी को इसने बंगाल का बना दिया गवर्नर और बंगाल को भी फतह कर लिया था। इस तरह शहाबुद्दीन गौरी की जो सवाल बनता है, जब मेन सवाल है, ये अक्सर आ जाता है पेपर में कई दफा, तराइन की पहली जंग कब हुई या तराइन की दूसरी जंग कब हुई, ये आता है। और इसने वफात कब पाई? ये वापस जाते हुए ये गजनी वापस चला गया, अफगानिस्तान। तो बाद में ये वहीं रहा, ये फिर वापस आया जाटों, जो सिंध के जाट थे उनसे लड़ने के लिए। तो रास्ते में जो खोखर थे उनके साथ भी इसकी मुठभेड़ हुई और ये वापस जाते हुए जेहलम के मुकाम पर, जेहलम के करीब है दीना भी शायद तहसील है जेहलम की, तो वहां इस को जो खोखर हैं उन्होंने कत्ल कर दिया 1206। 1206 में इसकी वफात हो जाती है। और इसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि इसका नायब होता है लाहौर और दिल्ली के इलाकों पर, अब वो बाकायदा हुक्मरान बन जाता है। अब हम पढ़ेंगे जी हमारा जो पहला है खानदान गुलामा या स्लेव डायनेस्टी।
अब जब दिल्ली सल्तनत अहम टॉपिक है हिस्ट्री के अंदर, सल्तनत दिल्ली या दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज थी। पहली जो डायनेस्टी है उसको हम कहते हैं सलेब डायनेस्टी, या उर्दू में कहते हैं खानदाने गुलामा। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर, अगर आपको पूछे कि दिल्ली सल्तनत कब से कब तक थी, तो वो 1206 से लेके 1526 तक थी। और इतने अरसे में गालबन 300 साल में 5 डायनेस्टीज हुई थी। अब सबसे पहले अब पढ़ते हैं जी खानदाने गुलामा। खानदाने गुलामा इसको क्यों कहा जाता है, इसकी वजह तस्मिया क्या है? दरअसल इसमें जितने भी हुक्मरान थे, सुल्तान थे, वो स्लेव थे, वो किसी न किसी के गुलाम रहे हैं, इसलिए इसको स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं। और इसका जो पहला हुक्मरान था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। खानदान गुलामा का पहला हुक्मरान कुतुबुद्दीन ऐबक है। और इसका टर्न्योवर कहां से कहां तक है? 1206 से लेकर 1210 तक। सर काइंडली साथ लिख दीजिए पहला हुक्मरान, याद रहे। लें जी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये पहला हुक्मरान था स्लेव डायनेस्टी का। कितना आपको आवाज आ रही है? दोबारा स्क्रीन नजर आ रही है? नो सर। सर आ रही है नजर। ठीक हो बस गया ये जी। राबिया का जो है ना माइक ऑफ कर दे, मेहरबानी होगी बहुत ज्यादा। ठीक हो गया जी, माइक ऑफ कर दें जी। अच्छा जी, ये स्टार्ट करते हैं हम। मैंने बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली हुक्मरानों का, सुल्तानों का पहला हुक्मरान था। और 1206 में इसकी ताजपोशी हुई। जब शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी वफात पा जाता है तो ये चूंकि इसका अहम कमांडर होता है, इसीलिए इसी को ही बादशाह या सुल्तान बना देते हैं 1206 में। और लाहौर के अंदर इसकी ताजपोशी होती है। दूसरे पॉइंट मैंने ये लिखा है कि दिल्ली को ये दारुल हुकूमत करार देता है कि पहली दफा इसे दिल्ली को दारुल हुकूमत करार दिया, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत कहते हैं। कि जितने भी सुल्तान आए उन्होंने दिल्ली पर हुकूमत की, दिल्ली को दारुल खिलाफा बनाया। जिस तरह हमारा इस्लामाबाद कैपिटल है और वहाँ वजीर आजम और जो सदर बैठते हैं, सेम सिचुएशन इधर थी कि दिल्ली के अंदर हुकूमत करते थे, इसलिए दिल्ली सल्तनत ये कहलाती है। उसके बाद इसका अहम काम, ये सवाल आ जाता है पेपर में कि मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम किसने तमीर की? तो वो तमीर की कुतुबुद्दीन ऐबक में। दिल्ली के अंदर मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम बनाई। उसके बाद अढ़ाई दिन का झोंपड़ा अहम सवाल है, ये काफी दफा आ चुका है, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। और तीसरा जो इसने तमीराती काम किया, कुतुब मीनार, बहुत मशहूर है, दिल्ली के अंदर इंडिया में अभी तक खड़ा हुआ है, 234 फुट बुलंद है कुतुब मीनार। और उसकी बुनियादें इसी ने रखी थी, अभी थोड़ा सा ही बना था कि ये वफात पा गया। इसका खिताब क्या था? इसका खिताब था लाख बख्श, क्योंकि ये बहुत सखी था। जब सिखावत करता था तो लाखों रुपए गरीबों में बांट दिया करता था, इसलिए इसको लाख बख्श भी कहते हैं। 1210 में इसकी वफात हुई पोलो खेलते हुए, जिसको हम चौगान, उसको उस वक्त उसको चौगान कहते थे। चौगान, आजकल उसको पोलो कहते हैं। घोड़े पे जो खेलते हैं स्टिक लेके, उसको कहते हैं जी चौगान, पोलो। 1210 में कहाँ वफात पाई? लाहौर में ही। और इसका मकबरा कहाँ है? ये सवाल आ चुका है काफी दफा पीपीएससी में कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मजार किधर है।
लाहौर में जी कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार लाहौर अनारकली के अंदर जी इसका मज़ार है। और ये किसने बनाया था, ये भी आपको मजे की बात बता दूं कि जो सदर पाकिस्तान थे उस वक्त जनरल अयूब खान, उन्होंने इसका मज़ार बनाया था उसकी कब्र ढूंढकर कुतुबुद्दीन ऐबक की। और अनारकली लाहौर में ये वाक़या है। ले जी ये टॉपिक इतना ही था, आगे चलते हैं। सर किसने मज़ार बनवाया था? अयूब खान है जी, जनरल अयूब खान। सर काफी है इतना ही। नहीं अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो 2 और करने हैं, 3 4। सर काइंडली कंप्लीट करवा दो। सर कहते थे कि अभी आपने 3 करवाने हैं, अभी तो एक भी खत्म नहीं हुई, पहली डायनेस्टी नहीं खत्म हुई। दूसरा सुल्तान है जी खानदान गुलामा का सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश जो है, अच्छा एक सवाल मैं आपको बताना भूल गया अभी, बल्कि मुझे याद आया बता दूं कि अगर पेपर में सवाल आ जाता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, कि स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर बुनियाद रखने वाला कौन है, बानी कौन है, तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। अगर सवाल इस तरह आ जाता है कि हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, कि खानदान गुलामा का असल बानी कौन था, रियल बानी, तो वो था शमसुद्दीन अल्तमश। ये एक डिफरेंस था इस क्वेश्चन में जो कि अक्सर पूछा गया है पीपीएससी के पेपर में, एनटीएस में शायद आ सकता है कि रियल फाउंडर और खाली फाउंडर में ये डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। तो सुल्तान शमसुद्दीन जो अल्तमश था ये दूसरा सुल्तान था। कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद 1211 में इसने हुकूमत की। 1211 से लेके 1236 तक, 1211 से लेके 1236 तक तकरीबन 25 साल इसने हुकूमत की सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश। और ये एक असल बानी ये था क्योंकि उसको टाइम वो थोड़ा मिला था कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी नौज़ायदा जो रियासत है, सल्तनत है, उसको संभालने का। तो ये वो बादशाह था सुल्तान अल्तमश, शमसुद्दीन अल्तमश, जिसने कि एक जो वक़ार है बादशाह का सुल्तान को, उसको बुलंद किया और जो बगावतें थीं उनको फ़रोग़ किया, ख़त्म किया और एक अच्छी हुकूमत की। इसके साथ साथ जो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश था ये एक दीनदार, नेक, परहेजगार आदमी था और सुल्तान भी था। और बाबा फरीद जो हैं शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, इनका ये कदरदान था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो वलीउल्लाह थे, आप जानते हैं इस्लामियात के जो लोग पढ़े हुए हैं उन्हें, उनके ये दोस्त थे और उनके मरीद भी थे। जब सुल्तान ख्वाजा जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फौत हुए तो उन्होंने कहा था कि मेरा नमाज जनाजा वो बंदा पढ़ाए कि जिसने कभी तकबीर उला ना छोड़ी हो और ना ही असर की 4 सुन्नतें जो हैं पहली वो ना छोड़ी हों। तो पूरे मजमे से कोई आदमी नहीं निकला था स्वाय सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के। तो लोग हैरान रह गए थे कि यार एक बादशाह होकर जिसने कभी भी 4 सुन्नतें नहीं छोड़ी, ना ही तकबीर उला कभी छोड़ी, हालांकि बहुत दीनदार उस वक़्त वलीउल्लाह भी थे, लेकिन वो कोई भी नहीं निकला। तो इसने फिर एक फ़ारसी में शेर कहा था कि ऐ जाने वाले तू तो चला गया है लेकिन मेरा जो राज है, जो पर्दा है, वो फाश कर गया है। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये सुल्तान किस लेवल का बंदा था।
कि इसने जंगें भी लड़ी, बगावतों को भी ख़त्म किया और दीनदार इतना था कि कभी नमाज इसने नहीं छोड़ी थी। अच्छा जी, इसका जो सवाल बनता है, अहम सवाल, इसने कुतुब मीनार को मुकम्मल किया था। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हु कंप्लीटेड कुतुब मीनार, कि कुतुब मीनार को किसने कंप्लीट किया, मुकम्मल किया, तो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश को, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी सिर्फ बुनियाद रखी थी, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ था कि वो मर गया, फौत हो गया, तो बाद में इसने उसको कंप्लीट करवाया। इसके बाद बल्कि रेस करना पड़ेगा, पहला जी इसने कुतुब मीनार को मुकम्मल किया, दूसरा है इसने हौज़े शमसी बनाया, हौज़े शमसी, एक हौज़ बनाया जिसको हौज़े शमसी कहते हैं। उसके बाद इसने करेंसी जारी की, करेंसी यानी कि जारी की सिक्के, और सिक्के के नाम क्या था, टंका और जेतल, टंका और जेतल। सोने और चांदी के सिक्के जारी किए, एक का नाम था टंका और दूसरे का नाम था जेतल, ये इसने जारी किए थे सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने। अभी एक सवाल बहुत दफा रिपीट हो चुका है पीपीएससी में कि मंगोलों का जो हुक्मरान था वो सबसे पहले बरसगीर में कब आया या किसके दौरे हुकूमत में आया, उसका नाम क्या था, चंगेज खान, याद आ गई नहीं, चंगेज खान मंगोल सिपहसालार पहली दफा किसके दौरे हुकूमत में इंडिया या हिंदुस्तान आया, हिंदुस्तान आया, तो वो था शमसुद्दीन अल्तमश। शमसुद्दीन अल्तमश के दौरे हुकूमत में वो पहली दफा इंडिया पे उसने हमला किया, हिंदुस्तान पर, वो भी ख्वारिज़म शाही जो हुकूमत थी, ख्वारिज़म शाह जो बादशाह था उसका पीछा करते हुए वो हिंदुस्तान तक आ गया था, चंगेज खान। चौथा है कि खलीफा ने, इसने जो खलीफा वक्त था बगदाद में उस वक्त, मुस्तनसर बिल्ला, मुस्तनसर बिल्ला, उससे खिल्लत भी ली थी, उसको उसने भेजा था कि जी मैं आपका नायब हूँ, गुलाम हूँ, मुझे आप इजाज़त दें हुकूमत करने की हिंदुस्तान पर। तो मुस्तनसर बिल्ला जो था उस वक्त बगदाद में खलीफा था मुसलमानों का, अब्बासी खलीफा, तो इसने इसको खिल्लत रवाना की और उसको परवाना जारी किया हुकूमत करने का, और उसने इसको खिताब दिया था नासिर अमीरुल मोमिनीन। शमसुद्दीन अल्तमश को क्या खिताब दिया था, नासिर अमीरुल मोमिनीन का जी। इसकी वफात कब हुई, 1236 में। नहीं जी, ये है शमसुद्दीन अल्तमश से बनने वाले क्वेश्चन। जी आगे कर ले एक और, फिर हमारा ये स्लेव डायनेस्टी खत्म हो जाएगी। नो सर, नो सर। जी बस करें जी। यस सर, सर आपसे रिक्वेस्ट भी करनी है सर, 8 बजे 8:30 ठीक था, 8 बजे लाइव। चले ठीक हो गया जी। और पढ़ा दे एक और पढ़ा दे, मेहरबानी सर आपकी। निकाल सर। नो सर काफी है इतना। चले ठीक हो गया जी। आज मैच देखें, फिर आप, मैच भी है पाकिस्तान का शायद, इसलिए। अल्लाह हाफिज जी, आप कोई बात नहीं अभी।